हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है, आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम लोग समझते हैं, कक्षा 9 से एनसीईआरटी से कोई टॉपिक उठाया गया है जो साउंड चैप्टर का है, ध्वनि। और ध्वनि को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवृत्ति के आधार पर। आवृत्ति के आधार पर जो ध्वनि होती है वो 3 प्रकार से होती है: श्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। तो उसको समझने, आवृत्ति के आधार पर जब उसको पढ़ रहे हैं तो पहला नंबर हम लोग आवृत्ति को ही समझेंगे। तो हम यहाँ लिखे हैं आवृत्ति के आधार पर ध्वनि का प्रकार, रेंज ऑफ हियरिंग, अश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। इसको समझने के लिए थोड़े सा आवृत्ति को हम लोग समझ लेते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं, आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। किसी परिभाषा है कि किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। 1 मिनट की कोई पॉइंट से कितना तरंग गुजर रहा है उसकी संख्या को आवृत्ति कहते हैं। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है कि 1 सेकंड में कितना गुजरा। 1 सेकंड में किसी पॉइंट से कितना तरंग गुजर रहा है, तरंग की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अब आप केवल इतना याद रखिएगा कि आवृत्ति मतलब संख्या। किसकी संख्या? तो किसी तरंग की संख्या। एक और परिभाषा बनती है कि प्रति एकांक समय में या 1 सेकंड में किए गए दोलनों या कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। कोई वस्तु 1 सेकंड में कितना बार कंपन कर रहा है उसी को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति मतलब कुछ नहीं है जी, कंपन की संख्या है। कंपन की संख्या को आवृत्ति कहेंगे। तो 1 सेकंड, जैसे एक मच्छर 1 सेकंड में 400 बार अपने पंख को कंपन कर रहा है। 1 सेकंड में 400 बार किया है तो उसकी आवृत्ति कितना हो जाएगी? 400 हर्ट्ज। आवृत्ति को हर्ट्ज में, उसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति को हम एन से भी, एफ से भी और न्यू से भी सूचित करते हैं। याद रखिएगा, हम न्यू प्रयोग करेंगे, कहीं एन प्रयोग करेंगे। आवृत्ति। अब आवर्तकाल। आवृत्ति के बाद आवर्तकाल कह लिए हैं। तो कक्षा 9 में इससे एक क्वेश्चन बनता है कि तरंग का आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध स्थापित कीजिए, संबंध ज्ञात कीजिए। तरंग का जो आवर्तकाल होता है और जो उसकी आवृत्ति होती है, दोनों में रिलेशन क्या बनता है उसको समझने के लिए हम यहाँ पे आवर्तकाल ले लिए हैं। आवर्तकाल क्या है? तो आवर्तकाल, काल माने होता है समय। तो ये एक प्रकार का समय है और इसका ऐसा ही मात्र सेकंड होगा। तो कैसा समय है? तो कोई वस्तु अपना पूर्ण दोलन कितना टाइमिंग में कर रहा है। किसी वस्तु को पूर्ण दोलन करने में लगा समय को या पूर्ण कंपन करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि 1 दोलन पूरा करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। कोई वस्तु है अपना 1 दोलन पूरा करने में कितना टाइम ले रहा है उस टाइम को आवर्तकाल कहते हैं। इसको टी से, बड़ा टी से दर्शाते हैं। अब सुनिएगा, ई रिलेशन को हम लोग समझेंगे कैसे कि आवर्तकाल और आवृत्ति में क्या रिलेशन बनता है। तो 1 दोलन पूरा करने में लगा समय टी, 1 दोलन पूरा करने में लगा समय टी। तो ऐसे भी तो बोल सकते हो कि 1 दोलन में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। 1 दोलन पूरा करने में लगा समय बराबर आवर्तकाल। आवर्तकाल को हम, आवर्तकाल क्या है? एक प्रकार का समय है और समय को हम यहाँ लिख दिए हैं टी से। तो किसी वस्तु को 1 दोलन पूरा करने में कितना समय लगा? टी समय। अब इसको उल्टा लिख रहे हैं कि टी समय में कोई वस्तु 1 बार दोलन करता है या 1 बार कंपन करता है। तो टी समय में 1 बार दोलन, तो 1 समय में क्या बार दोलन? तो 1/t बार कंपन हो गया या दोलन हो गया। अब 1 समय में इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि एकांक समय में की गई दोलन। अब एकांक समय में की गई दोलन को ही हम लोग एन या आवृत्ति कहते हैं। इसलिए यहाँ लिख दिए हैं एन, या आवृत्ति भी लिख सकते हैं। एन या आवृत्ति बराबर 1/t हो जाएगा। तो रिलेशन आ गया एन बराबर 1/t। ये आवर्तकाल और आवृत्ति समझ में आ गई होगी। आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। तरंग दैर्ध्य क्या है?
अब थोड़े सा तरंग दैर्ध्य कुछ नहीं होती है, किसी तरंग की लंबाई होती है। तरंग दैर्ध्य एक प्रकार का लंबाई है। दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये एक प्रकार का दूरी होता है, तो इसका SI मात्रक मीटर हो जाएगा। हालांकि तरंग दैर्ध्य को हम लोग एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। वो टॉपिक हमारा नहीं है, टॉपिक है कि तरंग दैर्ध्य आखिर होती क्या है। जैसे हम बोलेंगे कि किसी की आवृत्ति कम तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा, तो रिलेशन हो गया उल्टा। इसलिए हम आवृत्ति जब समझा रहे हैं, इसलिए हम तरंग दैर्ध्य भी समझा रहे हैं। तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है ट्रेवलिंग क्षमता, और तरंग दैर्ध्य को हम लोग लेम्डा से दर्शाते हैं। लेम्डा से दर्शाते हैं अगर किसी वस्तु का या किसी वेव का तरंग दैर्ध्य अधिक है, मतलब ट्रेवलिंग क्षमता ज्यादा है, मतलब वो दूरी ज्यादा तय करेगी। और आवृत्ति क्या है, तो कंपनों की संख्या है, और जो वस्तु ज्यादा कंपन करेगी उसमें ऊर्जा ज्यादा होगा, और ऊर्जा ज्यादा होगी तो उसका भेदन क्षमता ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ रिलेट कीजिएगा, दो किरण के नाम बता रहे हैं। जैसे गामा किरण, गामा किरण की जो आवृत्ति होती है ज्यादा होती है, तो आवृत्ति ज्यादा है तो ऊर्जा ज्यादा, और ऊर्जा ज्यादा है तो भेदन क्षमता ज्यादा। तो आवृत्ति ज्यादा, गामा किरण जो है बहुत दूर तक नहीं जाएगा, बहुत दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन उसका भेदन क्षमता ज्यादा है। दीवाल उवाल को पार करके इस साइड से उस साइड जा सकता है, या शरीर को पार करके इस साइड से उस साइड जा सकता है। लेकिन रेडियो तरंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है। रेडियो तरंग बहुत लंबी दूरी तय करती है, और दोनों एक दूसरे को उल्टा होते हैं। जैसे रेडियो तरंग का तरंग दैर्ध्य अधिक है तो उसकी आवृत्ति कम हो जाएगी। मतलब रेडियो तरंग चल रहा है, इन्वायरमेंट में रेडियो तरंग आ रहा है, तो क्या छेद कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है उसका ट्रेवलिंग क्षमता, कितना लंबी दूरी तय कर रहा है, ये तरंग दैर्ध्य बताता है। तो रेडियो तरंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, और आवृत्ति का गामा किरण का आवृत्ति अधिक होता है, और दोनों में उल्टा रिलेशन है। जैसे आप प्रकाश में पढ़ते होंगे कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, इसका मतलब लाल रंग ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसकी आवृत्ति ऑटोमेटिक है कि जब तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप यही याद रखिएगा कि तरंग दैर्ध्य जो होती है ट्रेवलिंग क्षमता को बताता है, और आवृत्ति जो होती है कंपनों की संख्या को बताती है। मतलब कंपन ज्यादा है तो ऊर्जा ज्यादा, और ऊर्जा ज्यादा है तो भेदन क्षमता ज्यादा। अब यहाँ से समझिएगा, आवृत्ति समानुपाती होते हैं ऊर्जा का। ये कहाँ से लिया गया है, तो E बराबर H न्यू फॉर्मूला होता है, वहां से लिया गया है। दोनों E न्यू अंश में है, न्यू मतलब आवृत्ति, और E भी अंश में है, तो ऊर्जा इसमें सीधा रिलेशन हुआ, इसलिए E लिख दिए। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है न्यू बराबर 1/λ, मतलब न्यू मतलब आवृत्ति, आवृत्ति बराबर 1 तरंग दैर्ध्य। एगो अंश में है, अब एगो हर में है, तो अंश में न्यू है, अगर आवृत्ति ज्यादा तो तरंग दैर्ध्य कम, और जब तरंग दैर्ध्य ज्यादा तो आवृत्ति कम, ऐसा रिलेशन है। तो तरंग दैर्ध्य आवृत्ति एक दूसरे के क्या हुआ, उल्टा हुआ। अच्छा, एक रिलेशन बनता है यहाँ पे तरंग दैर्ध्य में, आवृत्ति में और वेग में रिलेशन बनता है, एक फार्मूला बनता है, वेग बराबर तरंग दैर्ध्य गुना आवृत्ति। तो उसको हम यहाँ बताए हैं कि होता क्या है कि वेग बराबर दूरी बटा समय होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है वैसे, लेकिन हम यहाँ दूरी बटा समय लिखे हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वेग और चाल में केवल सदिश सदिश का अंतर होता है, फार्मूला वही होता है। तो वेग बराबर दूरी बटा चाल, और दूरी क्या है, तो दूरी यहाँ पे तरंग दैर्ध्य है, और तरंग दैर्ध्य को कहाँ से दर्शाते हैं, लेम्डा से, तो लेम्डा बटा टी हुआ। वेग को भी बोल दिए, लेम्डा को आगे रखे, कुछ नहीं तो गुना में 1 छुपा होगा, तो 1/t लिख दिए। तो हमारा फॉर्मूला आया यहाँ पे v बराबर लैम्डा इंटू 1/t, और पहले हम निकाल चुके हैं कि 1/t बराबर क्या होता है, n होता है, आवृत्ति होती है। तो 1/t के जगह पर हम n लिख दिए, तो वेग बराबर क्या हो गया, तरंग दैर्ध्य गुना आवृत्ति। n के जगह पर हम न्यू भी लिख सकते हैं कि n से सूचित करो या न्यू से सूचित करो,
कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए दोनों ले लिए हैं। एन से भी सूचित करते हैं और न्यू से भी सूचित करते हैं। तो वेग बराबर तरंग दैर्ध्य गुना आवृत्ति, या वेग बराबर तरंग दैर्ध्य गुना आवृत्ति, आवृत्ति मतलब न्यू। तो ये दो सवाल पूछेगा, एगो सवाल जो है आपका ई वाला सवाल हो गया और एगो ई वाला आपका ई वाला सवाल हो गया। दोनों फार्मूला लाने के लिए कहता है कक्षा 9 में, कहेगा कि तरंग का आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध स्थापित करें। तो n बराबर 1/t लाना होता है, दोनों का परिभाषा लिख के और ई वाला लाइन लिख के इसको ज्ञात किया जाता है। फिर कहेगा कि तरंग का वेग और उसका तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति में संबंध क्या होता है उसको स्थापित कीजिए। तो वही वेग बराबर तरंग दैर्ध्य गुना आवृत्ति होती है, उसको लाना पड़ता है। कैसे लाए? इसको मिक्स करके लाए। तो ओवरऑल आवृत्ति समझें, आवर्तकाल समझें, तरंग दैर्ध्य समझें और तरंग दैर्ध्य का मूल अर्थ समझें। बहुत कॉम्प्लिकेट टॉपिक है, 9, 10 में, 11, 12 में हम लोग के कहीं समझ में ही नहीं आया, इसलिए हम केवल इतने लिखे हैं कि तरंग दैर्ध्य मतलब ट्रेवलिंग क्षमता। तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो ट्रेवलिंग क्षमता ज्यादा होगी और आवृत्ति कम हो जाएगी। आवृत्ति ज्यादा है तो भेदन क्षमता ज्यादा हो जाएगी। बस अब आइए, आवृत्ति के आधार पर, रेंज ऑफ हियरिंग के आधार पर, सुनने के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में बांटते हैं। अश्रव्य, वैसी ध्वनि जिसे मानव कान नहीं सुन सकता है, वैसी ध्वनि जिनको इंसान सुन नहीं सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को अश्रव्य कहेंगे। अश्रव्य का 20 हर्ट्ज से कम होता है। श्रव्य का 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति वाली ध्वनि होती है जो मानव कान सुन सकता है। और पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से, वैसी ध्वनि जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, इसको भी मानव कान नहीं सुन सकता है और अश्रव्य को भी मानव कान नहीं सुन सकता है। ये देखिए, ये याद रहेगा कि अश्रव्य नहीं सुन सकता है, पराश्रव्य को मानव कान नहीं सुन सकता है। आवृत्ति भी याद रहेगी कि अश्रव्य किसको कहेंगे? इंफ्रासोनिक साउंड, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। ऑडिएबल साउंड किसको कहेंगे? जिसका रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, जिसे मानव कान सुन सकता है। और पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक किसको कहेंगे? तो अल्ट्रासोनिक क्या होती है? तो अल्ट्रासोनिक साउंड होती है जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ये याद रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि पराश्रव्य ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होता है और कौन कौन एकरा सुनेगा, और पराश्रव्य साउंड भी कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ कौन कौन इसको सुनेगा और कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग चलते हैं अश्रव्य ध्वनि को कौन कौन निकालते हैं। तो हम नोट में करके बहुत बड़ा बात लिखे हैं, आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि यह बड़े आकार के ध्वनि स्रोत से निकलते हैं। बड़े आकार का मतलब ज्वालामुखी बहुत बड़ा है, भूकंप, भूस्खलन बहुत बड़ा है, हाथी, व्हेल बहुत बड़े जीव होते हैं, गैंडा बहुत बड़े जीव होते हैं। ये सब जो जीव होते हैं, या ज्वालामुखी विस्फोट जब होती है, भूकंप तरंग जब आती है, तो वो अश्रव्य ध्वनि होती है, हम लोग नहीं सुन सकते हैं। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उल्कापिंड, हाथी, व्हेल, गैंडा ये सब उत्पन्न करते हैं। यहाँ दो केवल आपको कंफ्यूजन करेगा, लोलक और हृदय। तो हृदय भी बहुत बड़ा है, हृदय ऐसे भी बड़ा होता है। तो हृदय और लोलक दोनों में जो कंपन होती है उससे अश्रव्य ध्वनि निकलती है। लेकिन यहीं तक नहीं सीमित है, ये तो उत्पन्न करे वाला हो गया। अगर सुनेगा कौन, तो सुनने वाला कौन कौन है? कुत्ता सुनेगा, बिल्ली सुनेगा, 5 साल से छोटा बच्चा सुनेगा। भूकंप आता है तो कुत्ता भागने लगता है, जैसे इधर से भूकंप का झटका आ रहा है, तरंग आ रहा है, तो इधर कुत्ता भागेगा। जापान में बहुत बार भूकंप आता है, बार बार आता है। जापान वाला क्या किए हैं, कुत्ता के माथा पर सेंसर लगा देते हैं, कुत्ता को पहले जानकारी हो जाता है, कुत्ता सुन लेता है। बिल्ली 5 साल से छोटा बच्चा सुन लेता है, और गेंडा उत्पन्न भी कर रहा था और गेंडा सुन भी लेता है। कबूतर, केटल फिश, हिप्पो वगैरह जो होते हैं, ये सब इसको सुन लेते हैं। अब आते हैं पराश्रव्य में। पराश्रव्य क्या होता है समझिएगा। अल्ट्रासोनिक साउंड,
ये जान गए, रेंज जान गए कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा तो ऊपर सब में चल जाएगा। सोनार नेविगेशन में यूज करने वाला एक यंत्र है सोनार, जिससे पराश्रव्य ध्वनि निकलता है। चमगादड़, चमगादड़ जो बेचारा है ये उत्पन्न भी करता है, इसको सुन भी लेता है और इसके आधार पर ये उड़ता भी है और अपना शिकार भी पकड़ता है। तो चमगादड़ पराश्रव्य। रॉकेट, डॉल्फिन, गाल्टन की सीटी, गाल्टन का मतलब होता है, गाल्टन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक सीटी बनाया था जिसका सीटी का आवाज आदमी के नहीं सुनाई देता था। तो इस सीटी कौन सी ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे? पराश्रव्य। पोर्पाइच, ये सब उत्पन्न करते हैं। सुनते कौन है? कुत्ता बिल्ली सुन लेगा, बंदर हिरन सुन लेगा। कैसे याद रखेंगे? कुत्ता बिल्ली एक साथ, अब बंदर हिरन एक साथ। बंदर भी जंगल में रहता है और हिरन भी जंगल में रहता है, तो कुत्ता बिल्ली एक साथ, बंदर हिरन एक साथ। व्हेल मछली वहां अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न कर रही थी और व्हेल मछली यहाँ पराश्रव्य ध्वनि को सुन ले रही है। उसके बाद चमगादड़, चमगादड़ सुन लेता ही तो जानते हैं। पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग है, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है पराश्रव्य ध्वनि का, आइए एक बार देख लेते हैं। पहला है कि सर्पिलाकार नाली को साफ करने के लिए विषम आकार के पुर्जे होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स अवयव होते हैं। जैसा कुछ ऐसा मशीन होता है जो एकदम टेढ़े मेढ़े हो, अब एकदम संकीर्ण हो, तो उसको साफ करने के लिए हम लोग पराश्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। महंगे कपड़ों को सफाई में भी पराश्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है। धातु के ब्लॉक में दरार है या कोई दोष है कि नहीं, जैसे पुल पुलिया जो होता है या लोहा का बहुत बड़ा ब्लॉक है या पुल वगैरह में दरार आया है कि नहीं आया है, इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं पराश्रव्य ध्वनि का। किडनी स्टोन, किडनी में जब पत्थरी हो जाता है, आंख में जब मोतियाबिंद हो जाता है, तो इसको वाइब्रेशन से तोड़ने के लिए, क्योंकि इसकी आवृत्ति ज्यादा है, आवृत्ति ज्यादा माने कंपनों की संख्या ज्यादा है, कंपन मतलब वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन से क्या होता है, किडनी स्टोन में जो स्टोन या पत्थर या विटामिन सूख के जम जाते हैं, उसको तोड़ने में पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। शरीर के आंतरिक अंगों के प्रतिबिंब बनाने में, जैसे आपका पराश्रव्य ध्वनि ईसीजी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे इसका स्कैनिंग करके प्रतिबिंब बनता है। टंगस्टन जैसी धातु को वेल्डिंग करने में, टंगस्टन जो धातु होता है जिसको विद्युत बल्ब में इस्तेमाल किया जाता है, उसको जब वेल्डिंग करना होता है तो पराश्रव्य ध्वनि का भी इस्तेमाल किया जाता है। एक और बहुत बड़ा, जैसे ये आप देखे भी होंगे या जान भी रहे होंगे, हवाई अड्डों पर से कुहासा हटाने में, जैसे होता क्या, ये रेलवे में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे ट्रेन चलाने के लिए बहुत कुहासा है तो वहां उसके आगे पराश्रव्य ध्वनि को छोड़ा जाता है, तो 2-3 किलोमीटर क्या करता है, कुहासा को साफ कर देता है। उसी प्रकार से हवाई अड्डा पर भी इसको कुहासा को साफ करने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है। ईसीजी में, सोनार में, फोटोग्राफिक फिल्म में और चमगादड़ में, इस सब में इसका उपयोग किया जाता है। तो आज हम लोग यही देखे हैं कि आवृत्ति के आधार पर ध्वनि कितना टाइप के होते हैं, आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, और आवृत्ति तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है, और तरंग दैर्ध्य का मतलब ट्रेवलिंग क्षमता केवल एक लाइन में याद रखेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, किसकी आवृत्ति ज्यादा, किसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा, किसका कम, किसका अधिक। इसलिए जो जो बात बताए हैं उतने से काम बन जाता है। इसमें अश्रव्य कौन उत्पन्न करेगा, तो विस्तृत या व्यापक स्रोत से जब ध्वनि निकलती है तो उससे अश्रव्य निकलता है। सुनता कौन है, तो बहुत कंफ्यूजन करता है, कोई किताब में नहीं लिखता है कि उत्पन्न वाला लिख देगा, सुने वाला लिखवे नहीं करेगा। इसलिए हम सुने वाला भी लिखे हैं और उत्पन्न करने वाला भी लिखे हैं। तो देखिए और सपोर्ट कीजिए।